हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दिस इज़ यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं इतिहास, जिसका चैप्टर 5 करने वाले हैं। नाम है उसका जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो बेटा, जैसा कि हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एक एक लाइन हम रीड करके चैप्टर को क्लियर कर रहे थे। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं, अपने उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चित्र देख लीजिए, जनजातीय नृत्य संताल चित्र खर्रा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप पिक्चर। ठीक है, ये जनजातीय नृत्य है, मतलब डांस है एक। ठीक, चलो आ जाओ। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। हम पढ़ चुके हैं ये चीज़। इस उठापटक के बीच की ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ये हम पहले ही जान चुके हैं। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियम के अनुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं के द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज कैसा था, चलिए जानते हैं। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मण के द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और क्रम कांडों को नहीं मानते थे, और वे न ही कई असमान वर्गों में विभाजित थे। ठीक है, अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय कहा जाता था। मतलब कि ये लोग ना तो हम जो ब्राह्मण सुझाते थे, बताते थे नियम कर्मकांड, ना ही उसे मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्ग में बटे हुए थे। तो इन लोगों को हम क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीवन पार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शहरी या कह लो शिकारी संग्राहक पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खाना बदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थीं। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियम के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। तो चलो, हमने जाना यहाँ पे क्या, ये तो ना तो हमारे क्या होते थे, जो पंडित वगैरह होते थे, ब्राह्मण जो होते थे, और ना ही उनके नियम और कर्मकांड को मानते थे जनजाति लोग, और ना ही वो अपने मतलब छोटे छोटे कास्ट में बटे होते थे। ठीक है, ना ही छोटे छोटे टुकड़ों में बटे रहते थे। ये क्या करते थे, एक साथ जो है मिलजुल कर कोई भी काम करते थे, या फिर पशुपालन कह लो, कृषि कह लो, एक साथ मिलकर करते थे। एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर करते थे, मतलब कि समूह में किया करते थे। और जो भी इनका पैदावार होता था, चाहे पशुओं के द्वारा दूध हो गया, मीट हो गया, ऊन हो गया, ठीक है, चाहे कृषि के द्वारा अनाज हो गया, ये सब क्या करते थे, आपस में बांट लिया करते थे। चलो आगे देखते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कहाँ कहाँ करती थी, जंगल हो गया हमारा, पहाड़ हो गया, रेगिस्तान हो गया, और दुर्गम मतलब कि जहाँ जाना संभव ना हो वहाँ पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे।
टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया। यहाँ देखो, एक आपके लिए काम दे रखा है कि उपमहाद्वीप का एक भौतिक मानचित्र लेना है आपको। वो इलाके बताना है जहाँ जनजाति लोग रहा करते थे। ठीक है, ये काम आप एक चित्र लेके, एक मानचित्र लेके करिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको चीज़ें को याद करने में, याद रखने में आसानी होगी। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपने विविध किस्म की ज़रूरत के लिए, मतलब कि अलग अलग किस्म की चीज़ों की ज़रूरत के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि पहले हमारा क्या होता था, वस्तु विनिमय पद्धति, है ना। जब मान लो कि एक को दाल की ज़रूरत है और एक बंदा जूता बना रहा है, तो जूते वाले को दाल की भी ज़रूरत होगी और दाल वाले को जूते की भी ज़रूरत होगी। तो क्या होगा, जूता वाला दाल से ले लेगा सामान एक जूते के बदले में, एक सेट जूते के बदले में, और उसे जूता मिल गया और जूते के बदले ये इसके पास दाल ज़्यादा थी तो ये दाल दे देगा। ठीक है, तो एक दूसरे को के ऊपर ये सारे क्या होते थे, डिपेंड होते थे। सो टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का भी काम किया। चलो अब हम जानते हैं कि जनजातीय लोग आखिर होते कौन थे। तो चलो जानते हैं क्या होता है। आपको अगर कुछ जानकारी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। ओके, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज वे इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान और गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध ने मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरलघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी, बलोचा। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे होते थे। अब कुल क्या होता है, आइए इस पे एक नज़र डालते हैं कि कुल परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। सो उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। तो बिहार और झारखंड में कई इलाकों में क्या हुआ, लगभग 12वीं सदी में जो है, 12वीं सदी तक क्या था, चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने क्या किया, 1591 में चेर लोगों पर हमला कर दिया। 1591 में क्या किया, राजा मान सिंह ने चेरों पर क्या किया, हमला कर दिया 1591 में, मतलब कि लगभग 16वीं सदी में। उन्हें परास्त किया, उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। ठीक है, औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया। ठीक है, कई किले कब्जे में आ गए थे और इन जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, आइए पहले उसे देख लेते हैं। ये देखो,
ये क्या करते हैं, ये रात में भील लोग का एक समुदाय है, ये हिरण का शिकार कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हिरण है बहुत सारे, है ना। और ये सब रात के समय जो है इनका शिकार करने गए हुए हैं। ठीक है, एक और चित्र है नीचे, उसे भी देखते हैं किस चीज़ की है। ये देखो, ये चित्र पूरा दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर क्या बताया गया कि घुमंती व्यापारियों की श्रृंखला भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसे भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हीं स्थानीय बाजारों तक पहुँचाते थे। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या हो रहा है किस तरह से चीज़ों को बोरे में भर करके ऊँटों पर लाद करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। ठीक है, ये घुमंतू और क्या नाम है बंजारे लोग ये सब कार्य किया करते थे। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग जो थे गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैल गए थे। अब क्या बताना है कि गोंड लोग भी क्या हुआ, फैल गए बहुत ज़्यादा। चलो यहाँ देखो, अभी हमने चित्र देखा ना, खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवर के साथ दूर दूर तक घूमते थे, जैसा कि चित्र में आपने देखा अभी, है ना। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था, कि जो भी पशुओं से उत्पादन होता था, प्रोडक्शन होता था, उसी पे ये डिपेंड रहा करते थे। ठीक है, वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खाना बदोश जो थे अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। क्या कहलाता था? टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो हम अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपनी संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। खाना बदोश और भ्रमणशील समूह। खाना बदोश घुमंतू लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरीवाले और नर्तक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की पात्र पर रखते थे। ठीक है, खाना बदोश और भ्रमणशील जो समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते थे जहां उन्हें पिछले साल दौरा किया था। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि खाना बदोश या घुमंतू लोग जो भी थे, या बंजारे कह लो, वो क्या करते थे, एक साल में एक जगह सब मिलके मिलते थे। मतलब एक जगह निश्चित होती थी और वहीं जो है वो हर साल मिला करते थे, और अपने सामानों का जो भी मतलब जो भी इंसान जो प्रोडक्शन कर रहा है वो आपस में यूँ कह लो विनिमय करते थे। ठीक है, वस्तु का विनिमय करते थे और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते थे। आज वो बंजारों के बारे में थोड़ा और जानते हैं। सो 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने बंजारों का वर्णन किया है कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से हुई। अभी मैंने बताया टांडा किसे बोलते हैं, ग्रुप को। कैसे बोलते हैं? ग्रुप को। 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाज से लदे हुए थे। ठीक है, ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे साथ लेकर चलते थे। एक तांडा में कई परिवार होते थे जिन उनका जीने का तरीका उन
भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। ठीक है। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते थे और उस जगह ले जाकर बेचते थे जहाँ वो महंगा हो। ठीक है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती हैं। तांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6-7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते, यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी। अपने गाय बैलों पर वे सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें वहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। अब एक चीज़ आपके लिए है कि आपको क्या करना है, पता करना है कि आजकल गाँव से शहर तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बंजारों के तौर तरीके से यह किन मायनों से भिन्न है। अब आप बताओ। देखो आजकल जैसे कि ट्रेन वगैरह चल गई है, तो ऑफकोर्स आजकल क्या है, मालगाड़ी वगैरह से अनाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है, या तो ट्रक वगैरह से भी पहुंचाते हैं ना, गाड़ी वगैरह होती है। हाँ, तो इससे भी अनाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। चलिए आ जाओ। कई पशुचारी जनजातीय मवेशी और घोड़े जैसे जानवरों को पालते और पोसते और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करते थे। मतलब ये पशुपालन का काम करते थे और पशुपालन करके पशु को ही खरीद बेच का काम करते थे। ठीक है। छोटे मोटे फेरी जैसे कि कैसे आजकल हमें वाहनों की जरूरत होती है, गाड़ी ट्रक बाइक की जरूरत होती है ना। उसी तरीके से उस टाइम ये घोड़े मवेशी वगैरह क्या होता था, वाहन का काम करते थे, है ना, बैल वगैरह सामान ढोने का काम होता था इन सब से। तो ये भी इसका भी एक बिजनेस करते थे लोग कि आप पशुओं को पालते थे और बेचते थे। ठीक है। सो छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे, जो भीख मांगते थे। ठीक है, वो भी ये काम करते थे। नर्तक हो गए, हमारे डांस करने वाली डांसर हो गई, गायक हो गई, सिंगर हो गए, अन्य तमाम तमाशबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। चलो देखो यहाँ पे चित्र दे रखा है, यहाँ कुछ मगरमच्छ सा दिख रहा है गोल्डन सा। सो कांस्य मगरमच्छ, कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा। ये कांस्य मगरमच्छ है जो कोंड जनजाति के द्वारा बनाया गया है। ये उड़ीसा का है, एक चित्र है। ठीक है। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरत बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजाति और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मण के द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। ओके, अब वर्ण को हटाया गया और अब क्या बनाया गया, जाति। जाति पर विचार विमर्श करते हैं। वर्तमान तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों, गाड़ियों का निर्माण, मंदिर के द्वारा बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। तो ये सारे कार्य कौन करते थे, जाति लोग करते थे। यहाँ आ जाइए। अब 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्या हुआ, क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हो गया। वे हुण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली और विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासक के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का
जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गईं, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्तेमाल को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे लिखे हुए हैं। यहाँ देखो, गोंड महिला के बारे में जानो। ये गोंड महिला के जो है चित्र है। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? किसी वन प्रांत के पेड़ों झाड़ियों को पहले काटा जाता है और फिर उसे जला दिया जाता है। जो उनकी राख होती है वो उसी में हमारी जो फसल को बो दिया जाता है। जब भी जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और उसी जगह पे क्या होता है, फसल को उगा दिया जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? घुमंतु कृषि या कह लो स्थानांतरण कृषि। ठीक है। नजदीक से एक नज़र। अब गोंड को हमने, गोंड की महिला देख ली, ये रही गोंड की महिला। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। गोंड लोग क्या थे? गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। कहाँ पे? गोंडवाना जगह पे रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। जैसा कि अभी हमने जाना कि स्थानांतरित कृषि क्या होता है कि अगर मान लो एक जगह हमने खेती की है तो वहाँ की क्या होती थी, पूरी फसलों को, जब हमने फसल काट ली, जो वहाँ पे बचा हुआ है हमारा, क्या क्या लोग क्या कहते हैं उसे, जो झाड़ वगैरह बचा हुआ है उसको जला देते हैं। जला करके उस राख को वहीं पे मिक्स कर देते हैं मिट्टी में और उसी में बीज को डाल देते हैं। ठीक है। और जब दूसरी बार हमें कृषि की जरूरत पड़ती है तो हम वो जो है दूसरी जगह चले जाते हैं। इस जगह जब इसकी उर्वरता खत्म हो जाती है मिट्टी की तो हम दूसरी जगह पे जाके वहाँ पर कृषि करते हैं। इसे हम बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। जब वहाँ कृषि करते हैं तो जब तक वहाँ की उर्वरता खत्म होती है तब तक इस मिट्टी में उर्वरता आ जाती है। ठीक है, समय के साथ साथ। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटे थे। अभी हमने ऊपर पढ़ा कुल क्या होता है कि लोगों का ग्रुप होता है ना। प्रत्येक कुल का अपना राजा होता था, हम पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ से वो राय विचार करता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को क्या किया? बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में क्या हुआ? बट गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को जब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने क्या किया? संग्राम शाह की उपाधि धारण कर ली। उसके पुत्र दलपत ने महोबा में के चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह कर लिया। ठीक है। ये गोंडवाना का देख सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो, दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत ही योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उनकी हार हुई और उसने समर्पण करा। यहाँ पर आप देख लो, एक नकाशीदार दरवाजा गोंड जनजातीय बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश का है दिया हुआ। ये हमारा एक दरवाजे का चित्र है। ठीक है, देख सकते हैं, ये शायद लग रहा है पत्थर का बना हुआ है। इस पे कुछ चित्र भी उभरे हुए हैं। ये लगता है हाथी का है ना। ये गाय या हिरन का होगा। फिर यहाँ पे हल दे रखा है। ये
ये हल है, ये नाव है ना। तो कुछ कुछ चित्र यहाँ पे अंकित किया हुआ है, देख सकते हैं आप। उसका पुत्र भी जो है तुरंत बाद क्या हुआ, लड़ता हुआ मारा गया। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। उसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुत ही मतलब ज़्यादा मात्रा में, बहुतायत में हथियार ले लिया, मतलब हथियार या मतलब कि ले लिया। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में कर लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि गढ़कटंगा के पतन के बावजूद क्या हुआ कि गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष को असफल रहे। अब अहोम के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करने से पहले यहाँ पर देखते हैं कि असम में लचित बरफुक्त ने मुगल सेना को कैसे हराया। लाचित बरफुलन अहोम सेना के सेनापति थे। 1671 में क्या हुआ, सराय घाट के युद्ध में लाचित बरफुलन ने मुगल शासन औरंगजेब की सेना को पराजित किया था। मुगल सेना ने में 18,000 घुड़सवार, 30,000 सैनिक, 15,000 तीरंदाज और 5,000 बंदूक सैनिक और 1,000 तोप थी, जिसका नेतृत्व अंबक के शासक राम सिंह द्वारा किया गया था। लाचित के सैन्य कौशल ने मुगल सेना के विस्तार पर रोक लग गई। नौसेना के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ी गई यह लड़ाई इतिहास में सराय घाट के युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। आज थोड़ा सा अहोम के बारे में जान लेते हैं क्या है, ठीक है। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार में आकर 13वीं सदी में क्या हुआ, ब्रह्मपुत्र घाटी में आके बस गए। उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन मतलब खत्म करके राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान क्या हुआ, चुटियों 1523 और कोच हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। लगभग 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने लगे में सक्षम हो गए। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी के से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजित हुई, लेकिन उस समय क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका, है ना, क्योंकि उस टाइम वो कमज़ोर हो चुके थे बहुत ज़्यादा। ये देखो यहाँ पे दिखा हुआ है, कान ईयरिंग टाइप में लिख रहा है, कान के आभूषण, कबोई, नागा जनजाति, मणिपुर, ये हमारे ईयरिंग है। ये जो आप देख सकते हैं ये हमारे ईयरिंग है, ठीक है। ये हमारे ईयरिंग है, 2 कर्णफूल कह लो। अहोम राज्य के बेगार पर निर्भर होता था, मतलब बेगारी करता था, मतलब काम करता था और उससे जो उन्हें बेरोजगार मतलब पैसा मिलता था, भत्ता मिलता था, उस पर ही वो निर्भर रहा करते थे। राज्य के लिए उन्हें जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पाइक कहलाते थे। जिन लोगों के लिए उन्हें जबरन काम किया जाता था वो क्या कहलाते थे? पाइक कहलाते थे। अहोम राज्यों में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, मतलब कि यूं कह लो बेगार भेजने होते थे, ठीक है। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों से लोगों को स्थानांतरित किया जाता था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गया। इन्होंने क्या किया, मान लो एक जगह कम लोग हैं, ठीक है, एक जगह ज़्यादा लोग हैं, तो जहाँ ज़्यादा वाले लोगों से कुछ लोगों को यहाँ भेज करके बराबर बराबर कर दिया जाता था। मतलब कि इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अहोमों को तोड़ने का काम किया। 17वीं शताब्दी का पूर्वोत्तर होते होते क्या हुआ, प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे, जितने भी वयस्क लोग होते थे, और दूसरे समय वे बांध, सिंचाई और व्यवस्था इत्यादि के निर्माण का अन्य सार्वजनिक कार्यों में रखते थे। मतलब क्या कह रहा है कि जो वयस्क होते थे वो युद्ध में मतलब जब युद्ध होता था तब युद्धों में काम करते थे, और जब युद्ध नहीं होता था, शांत होता था, नॉर्मल रहते थे लोग, वो बांध बनाने का काम करते थे, सिंचाई का व्यवस्था करते थे, है ना। अन्य सार्वजनिक कार्य जो भी होते थे वो सारे कार्य वो किया करते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी
अमल में लाए, नए तरीके उन्होंने खोजा। अहोम समाज क्या था, कुलों में विभाजित था। क्या था, कुल में विभाजित था ये। और जिन्हें हम खेल कहते हैं, जो कुल में विभाजित था वो हमारा क्या कहलाता है, खेल। खेल पाई क्या कहलाता था, जो बेगार लोग काम करते थे, ठीक है। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले जा सकता था। शुरुआत में अहोम लोग क्या करते थे, अपने जनजाति देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव से बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों, विद्वानों और अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य क्रम को प्रोत्साहित दिया जाता था। संस्कृति की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुंजरी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। निष्कर्ष। अभी पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, इसमें हम क्या पढ़ा, क्या निष्कर्ष पर निकले, चलो वो हम जानते हैं, समझते हैं। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे, है ना। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। अलग अलग जनजातियों ने कला कालांतर में, मतलब कि समय के साथ में, उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्य की स्थापना की। इस तरह से वे जनजात जो राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए, इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर चैप्टर में आपको कहीं भी कोई डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे मतलब कि मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि भैया मुझे इसके क्वेश्चन आंसर भी चाहिए। तो मैं आपको कोशिश करूँगी कि इसके क्वेश्चन आंसर भी बिल्कुल आसान शब्दों में छोटे छोटे देने की कोशिश करूँ। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। जो भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, बाय बाय।